अब भारत जोड़ो यात्रा के 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब पंजाब से निकल रही है। कल हम हिमाचल में होंगे। यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान में जो नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना। जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। 2 आंकड़े मुझे आज मिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास उतना ही पैसा है, नहीं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। अब आप सवाल पूछिए। राहुल जी के जो आंकड़े बोले हैं अभी, वो स्लाइड पर दिखाया गया है। अमीर और गरीबी के बीच में जो विषमताएं हैं जो पिछले 8 साल में बढ़े हैं, उसका एक दृश्य और जो आंकड़े हैं अभी अभी इन्होंने बताया, वो आपके सामने है। पहला सवाल अजीत से, बलविंदर, माइक दीजिएगा। अगर बलविंदर नहीं है, जगबानी से विजय नागला। सर, 1 मिनट यार, आई एम गोइंग इन ऑर्डर, प्लीज रिलैक्स। सर, जो आपका प्रयास है लोगों को जोड़ने का, वो एक प्रशंसनीय कदम है। और मैं चाहता हूं कि जो ईवीएम पर जो लोगों में धारणा है कि ईवीएम के कारण कांग्रेस पुनः सत्ता में नहीं आ सकती, क्या आप ईवीएम पर भी कोई फैसला लेना लोगे, ऐसा कि जिससे लोगों के जो धारणा बनी हुई है कि ईवीएम, जब तक ईवीएम रहेगी कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती? ईवीएम की बात विपक्ष ने, हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब, जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी, वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं, उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं, आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। भास्कर से गिरिजेश मिश्रा। यात्रा सियासी नहीं है, नफरत, बेरोजगारी। आप राहुल जी कहते रहे हैं कि यह यात्रा सियासी नहीं है, नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। ऐसे में अचानक सीएम मान को सुझाव देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या यह माना जाए कि 10 जनपद की दखल आने वाले समय में राज्यों में कम होगी? ये आपका सवाल है या किसी और ने लिखा आपके लिए?
मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ के देख रहे हैं, पता नहीं किसने आपको पूछा हो। देखिए, मैंने सीएम को जो पंजाबी कल्चर है, जिसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ, जो पंजाबी हिस्ट्री है, उसके बारे में मैंने उनको प्यार से बताया है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जा सकता है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर पंजाब को दिल्ली से चलाया जाएगा तो पंजाब के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिएक्ट करेंगे। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये फैक्ट है। अमर उजाला से सुरेंद्र ये जो पाल। पंजाबी प्राइड है, जो पंजाबी सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, प्राइड है, वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसको हमने जनरली कांग्रेस पार्टी में हमने इसको रिस्पेक्ट किया है। अमर उजाला से सुरेंद्र पाल। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल देंगे। तो एक फिर वो देश जो है 2024 में चुनाव भी है, पोलराइजेशन, डेफिनेटली दे विल टेक एडवांटेज फॉर द पोलराइजेशन ऑफ वोट, जैसे आपकी और आपकी टीम कहती है। हाउ विल यू फेस दैट वेव एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? They will divide the country, they will spread hatred in the country। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है, जीत मोहब्बत की होगी। ट्रिब्यून से दीप कमल। राहुल जी, my question, हाँ जी, in 2022 many BJP, many leaders from Congress have gone to BJP, and do you think there's a leadership crisis left in the party, and what role do you think Mr. Sidhu will have once he's out of his judicial custody? I think my experience is pretty much anybody who goes to the BJP goes there because of a particular type of pressure. Okay, it's a hidden pressure, you can call it. It is generally a result of, pressure from the CBI, pressure from the ED, pressure from cases, pressure from corruption. So we are quite happy that these type of people are not in the party anymore. And I think as far as the party is concerned, what I've seen on the street is tremendous enthusiasm, extremely dynamic workers, and a mix of senior and young leaders. So what I see in the Congress party is extremely capable leadership all the way from the top to the worker level. So I'm not worried about that. In fact, I'm quite happy that some of the sort of riffraff has gone somewhere else. हिंदुस्तान टाइम्स से हरप्रीत कौर। No supplementary, please, madam. Please sit down. हरप्रीत कौर। Everybody will have a role. Everybody will have a role to play. We are a democratic party. We like to involve all people and function together. हिंदुस्तान टाइम्स से हरप्रीत कौर नहीं आई है, आई है। I want to ask about the security lapses during your yatra. Even today we heard that there was some lapse. So what you have to say about that? What lapse was there today? Somebody came from the crowd. Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. The PCC president has already issued a statement on this incident, which you call a lapse. It's not a lapse. Indian Express, Navjeevan Gopal. There's quite a lot of enthusiasm in the yatra. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up.
So there's no problem. It's happened many times before. I wouldn't call that a security lapse. इंडियन एक्सप्रेस से नवजीवन गोपाल. Hi. Opposition parties like Akali Dal, they are raising questions on your visit. I mean, they want you to apologize for the 84 thing, Operation Blue Star and riots. What do you have to say on this? Prime Minister Manmohan Singh, on the floor of the House, has made his position and the Congress party's position very clear. Congress President Sonia Gandhi ji has also done that. And I fully endorse what Prime Minister Manmohan Singh ji said, what Sonia Gandhi ji said, and also I have also made my stance abundantly clear in the past. रोजाना स्पोक्समैन से चरणजीत सिंह. सर, किसानों की बात करते हैं. 3 खेती कानून आए, ठीक है, वो वापस ले लिए मोदी जी ने. लेकिन अगर किसानों की आय कम हो रही है, अगर दुगनी नहीं हुई 22 तक, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज में समर्था है कि जो किसानों की आय को आगे लेके जा सकती है, और इसका हल क्या था? देखिए, किसानों पर नॉन स्टॉप आक्रमण हो रहा है और एक जगह से नहीं हो रहा है, मल्टीपल एंगल से हो रहा है. और जो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो प्रोटेक्शन उसको नहीं मिल रही. यूपीए के समय हमने प्रोटेक्शन दी थी, कर्जा माफ किया था, एमएसपी थी, अलग अलग हमारे अप्रोचेस थे. मगर मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद हमने भी जितना करना था हमने नहीं किया, उससे ज्यादा करना चाहिए था. क्योंकि किसान देश को भोजन देता है. भैया थोड़ा हट जाइए. देश को भोजन देता है, वो देश की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है और एग्रीकल्चर पे बाकी चीजें बिल्ड हो सकती हैं. तो चाहे हमारी यहां सरकार आए, चाहे यूपीए जैसी सेंटर में हमारी सरकार आए, किसान विल बी आवर सेंट्रल फोकस. उसकी हम प्रोटेक्शन करेंगे. हमने न्याय योजना की बात की थी, जो मिनिमम इनकम गारंटी सबसे गरीब लोगों के लिए, वो किसानों को, गरीब किसानों को मिलेगी. तो हमारा विजन एग्रीकल्चरल सेंट्रिक है और हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में टेक्नोलॉजी जाए, कोल्ड चेन्स बने, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर में जॉब्स क्रिएट हो. तो हमारी स्ट्रेटजी का सेंट्रल पीस है. प्राइम एशिया से नंदप्रीत सिंह. राहुल जी, आपने इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ा अटैक एक तो बीजेपी पे किया है और दूसरा मीडिया पे किया है. फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का. इस पे मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है और आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो ये नेशनल टीवी पे जो आजकल जिसको आप गोदी मीडिया का नाम देते हो, तो उस पे हिंदू मुस्लिम का एक चलता है आपस में, आप बोलते हो कि भारत को बांट रहे हैं वो, तो क्या आप उस पे रोक लगाएंगे? और क्या आप बोल रहे हो कि मीडिया गुलाम है, क्या आप भी उनको अपना गुलाम बना लोगे फिर? वो गुलाम नहीं मानेंगे, आजाद मानेंगे. नहीं, देखिए, नहीं, मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है. मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है. मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है. आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो, जो आपको देश के बारे में लगता है मैं जानता हूं. तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं. कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है. कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है. मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा, अपना बना दो,
हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने अपने भाषण में कहा था, जब कोई जेब कतरा आता है तो वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं, एक ध्यान को उधर ले जाता है और फिर जेब काटी जाती है। तो इनएडवर्टेंटली वो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप लोग नहीं बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो। आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है, आपका रोल वॉचडॉग का रोल होना चाहिए। जैसे हमने ये जो आंकड़े लगाए हैं, इसके बारे में आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल है, ऐश्वर्या राय से, शाहरुख खान से, ये जरूरी सवाल है, मगर आप लोग ये पूछते नहीं हो। आपकी गलती नहीं है, शायद आप पूछते, अगर आपको छूट दी जाती है आप पूछते, बट योर रोल इज दैट वो वॉच डॉग। एंड what are the type of issues you should be raising? Farmers issues, employment issues. अखबार में एम्प्लॉयमेंट की बात तो पढ़ने को नहीं मिलती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात तो सुनाई नहीं देती। लुधियाना में जो मतलब पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बारे में सुनाई नहीं देता। तो दैट इज द टाइप ऑफ मीडिया वी वुड लाइक, अ मीडिया दैट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑन की इश्यूज। यू आर फॉर अ कांग्रेस गवर्नमेंट, यू आर फीडबैक चैनल। We want you to give us pressure on important things, on things like income inequality, on things like hatred, on things like anger, on things like farmers, on things like unemployed youngsters. That's your role, and that's the role we would like you to play. Not किसी ने मुझे बहुत मजेदार कहानी बताई, मैं पता नहीं बोलना चाहिए नहीं छोड़ो। एबीपी सांझा से अनुजा शर्मा। बताइए। नहीं, अभी समय वक्त नहीं है, प्लीज बोलने सवाल करने दीजिए। या अनुजा। सर, भारत जोड़ो के लिए आप चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस परिवार को जोड़ने के लिए भी आप आगे हाथ बढ़ाएंगे? वरुण गांधी आपके भाई हैं, क्या उनसे भी मिलकर चलने की बात की जाएगी? आप पहल करेंगे उनसे मिलने की? क्योंकि पानीपत में आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि 2 भाई जो बहुत देर से बात नहीं कर रहे थे वो भी मिल गए। आप वरुण गांधी से मिलेंगे? देखिए, वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
वो अलग रिश्ते होते हैं, बट मेरा पॉइंट आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। पंजाब तक से अर्शदीप, बट कोई नफरत या ऐसी कोई बात नहीं है। जनेंद्र प्लीज, पंजाब तक से अर्शदीप। सत श्री अकाल सर, ड्रग्स पंजाब में एक बड़ा इशू है। 2017 में कांग्रेस से इस पे बड़ा वादा किया, लेकिन पूरा नहीं हुआ, उम्मीदें टूटी, घर बर्बाद हो रहे हैं, अब भी यही सिचुएशन है। तो अब दोबारा से पंजाब के लोगों को कैसे यकीन दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है इस इशू पर काम करेगी? नहीं, सबसे पहले हमने सरकार में ड्रग्स में काफी काम किया। पंजाब की मेन इशू अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, और जो किसानों को डिस्ट्रेस हो रहा है वो 2 सेंट्रल इश्यूज हैं, और उसमें से ड्रग्स की इशू पैदा होती है। तो अगर ड्रग्स से डायरेक्टली तो लड़ना है और लड़ा जाएगा, मगर जब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, किसानों में जो डिस्ट्रेस है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ड्रग्स प्रॉब्लम भी एड्रेस नहीं होगा। तो कंबाइन तरीके से करके ये काम किया जा सकता है। पंजाब को, सचमुच में पंजाब को एक नए विजन की जरूरत है, और अगर मेरी पंजाब की सरकार के बारे में शिकायत है तो वो है कि उन्होंने पंजाब ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, अपॉर्चुनिटी पंजाब को विजन देने की दी, और सरकार पंजाब को विजन दे नहीं पा रही। मैं पूछ रहा हूं लोगों से कि भाई आम आदमी पार्टी ने क्या किया, क्या विजन दिया? तो उसका मतलब, और मैं कांग्रेस के लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आम लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मतलब आपको क्या लगता है? और रिस्पॉन्स यूनिवर्सली आ रहा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो तो पूरी नहीं हुई, और ये मतलब बातें करते रहते हैं, मगर कोई पंजाब को जो विजन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो रियली जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आए, एक लॉन्ग टर्म विजन पंजाब के लिए देना पड़ेगा, और उसमें किसान और जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो सेंट्रल होना पड़ेगा। इंडिया टीवी से पुनीत शर्मा। दूसरा आपने जो एक सवाल ऑल पार्टी मीटिंग जो आपने बुलाई है, क्या उसमें सभी लोग आ रहे हैं या फिर यूपी की तरह उसमें भी कुछ लोग शामिल नहीं होंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि हम सब चुनाव हारेंगे। उनको तो यही कहना है कि हम सब चुनाव जीतेंगे, उनकी तो और कोई चॉइस नहीं है। बट जो देश में माहौल तैयार हो रहा है, जो खास तौर से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस राइज है, उससे बीजेपी को जबरदस्त चोट लगेगी। दैट इज अबंडेंटली क्लियर। और मैं मतलब निकला हूं, सड़क पे चलकर निकला हूं, मध्य प्रदेश से मैं निकला हूं, बाकी स्टेट से, कर्नाटक से, ये तो क्लियर है कि बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा है। सनमार्ग से कनिका। सर, मेरा सवाल ये है कि आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस को घेरते आए हैं। आरएसएस द्वारा अभी
मोहन भागवत ने एक बयान दिया 2014 के चुनाव से पहले, उन्होंने कहा कि भगवा ही हमारी पहचान है। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा हिंदू धर्म में किसी भी धर्म में नफरत फैलाना, किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा है कि भाई नफरत फैलानी है। और हिंदू धर्म पीस लविंग धर्म है, मोहब्बत का धर्म है, जोड़ने का धर्म है। तो वो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है वो नहीं करते हैं, वो कुछ और करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है कि लोगों को धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, मारना चाहिए। हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा। तो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है, और मैंने पढ़ा है, काफी पढ़ा है, वो ये नहीं करते हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत से अमर सिंह। सर, ये यात्रा आप कर रहे हैं और एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो है हिंदुस्तान में हैं, और आपके ओपनिंग रिमार्क में भी था कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। क्या आप या आपकी सरकार आएगी तो इस पर कुछ करेंगे आप लोग, या फिर कोई ऐसा होगा कि जो पैरेलल हो जाए? नहीं, हमारी जब सरकार थी हमने रिकॉर्ड लोगों को, इस देश में रिकॉर्ड लोगों को गरीबी से निकाला था। रिकॉर्ड व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर जयराम? हाउ मेनी करोड़? 20 करोड़। 20 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था, यूपीए की सरकार ने। उन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने वापस गरीबी में डाल दिया है। तो हमारी पॉलिसीज हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने की होती हैं, मगर हमारी पॉलिसीज गरीब लोगों की रक्षा करने की भी होती है। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो जमीनी अधिकरण बिल हो, न्यामगिरी ट्राइबल राइट्स हो, तो हम प्रोटेक्ट करके लोगों को, देश को आगे ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सामने सेंट्रल प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज पर आक्रमण हो रहा है, जो किसानों पर आक्रमण हो रहा है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमें एक किसानों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए की रक्षा करनी पड़ेगी और उनको बढ़ावा देकर ये जो बेरोजगारी है इसको मिटाना पड़ेगा। पंजाब टुडे से राजेंद्र सिंह। नमस्कार जी, मेरा एक सवाल है जी। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੱਢੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? हिमाचल तो देखिए, हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं और उस पर हम जनरली दबाव नहीं डालते। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब यहाँ पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, तो हम उनको जनरली इंडिपेंडेंस देते थे। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो डेफिनेटली प्रो पुअर पॉलिसीज वहाँ पे लाएंगे, डेफिनेटली वहाँ पे प्रो किसान पॉलिसीज वो लाएंगे। डेली पोस्ट से मनदीप सिंह। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਰਸਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ सिद्धू वर्सेस बाकी लीडरशिप ना होवे ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? नहीं, देखिए, पिछले चुनाव में
काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, ज़रूर लीडरशिप के बीच में इश्यूज होती थी, बट ये आसानी से मैनेजेबल इश्यूज हैं और आइंदा ये आने वाले समय में ये इश्यूज नहीं होंगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। नहीं, वो लीडरशिप में कमी जब आती है जब जनता में थोड़ा प्रेशर बनता है, और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो सच्चाई है, और उसका नतीजा मतलब आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। बट अब मुझे लग रहा है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी जो फीलिंग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी वो अब गायब हो गई। तो अब कांग्रेस पार्टी को बिल्ड करना है, और मुझे लगता है कि आसानी से यहाँ पे हम अगली गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया से आईपी सिंह। Yeah, Mr. Gandhi, it seemed that you were trying for, you spoke about Punjab, the Punjabi pride and its history. At the same time, it appeared that you were trying for reconciliation. Punjab and Sikhs had a bitter past with Congress and vice versa. You appear to be doing something to attempting a reconciliation. Would you do that, or do you think enough has been done for that reconciliation? Look, it's not. It's a question of affection. I have tremendous affection. I would even go further than affection and say I have tremendous love and affection for the people of Punjab, and in particular the Sikh community. Okay, so reconciliation is a small word. I have love and affection for the people of this state, and I have huge respect for the Sikh community, what they have done and what they're going to do in the future. It's an emotional statement, right? I think India would not be India had it not been for the Sikh community. You play a central role here. In many ways, you're a part of the backbone of this country, and that is something that I value tremendously. Newsbeam से शालू शर्मा, please. 5 minutes. Yeah. 5-6 minutes. हेलो सर, शालू शर्मा फ्रॉम न्यूज़बीन। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या 3200 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी नफरत की दीवार में सेंध लगाने में कामयाब हो पाए? ज़रूर हुए, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। अभी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, मगर यात्रा तो काफ़ी सक्सेसफुल रही है, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इस देश में लाखों करोड़ों लोग जो बीजेपी की नफ़रत भरी आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, और मोहब्बत की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो ज़रूर एक बीजेपी ने देश के सामने एक विजन रखा है, नफरत भरा हुआ विजन रखा है। यात्रा ने एक और दूसरा विजन दिखा दिया है। यात्रा ने देश को, और देश ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि दो विजन है हिंदुस्तान के, एक नफरत भरा, उसको एरोगेंट, अहंकार से भरा, और दूसरा मोहब्बत का, इज्जत का, रिस्पेक्ट का, भाईचारे का। वो तो क्लियर है, और इस यात्रा ने वो बहुत अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट किया है। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखेगी। आप चलिए हमारे साथ, आपको कहीं नफरत दिखी? कहीं आपको मतलब किसी को मारते हुए आपने देखा? नहीं, सवाल नहीं उठता। तो 3500 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर हम चले हैं, किसी ने कोई हिंसा नहीं की, कोई नफरत नहीं की, किसी ने मतलब एक दूसरे से गलत तरीके से बात तक नहीं की। तो ये एक हिंदुस्तान का छोटा सा एक विजन है, और इसमें से बहुत सारे दूसरे विजन्स निकल सकते हैं।
राहुल जी, अभी 3-4 लोग बाकी हैं जो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उनको मौका नहीं मिला है। जल्दी उनको हम मौका दे दें 5-6 मिनट में। मैं पहले बुलाऊंगा शमिन जॉय, डेक्कन हेरल्ड से। This is regarding Mohan Bhagwat's remarks in an interview recently. He said it is natural for Hindus to be aggressive because they have been in a war for over 1,000 years, and that Muslims should abandon the narrative of supremacy. How do you see these kind of remarks? No, just repeat what you said, the first part. In a recent interview, Mohan Bhagwat has remarked that it is natural for Hindus to be aggressive because for the last thousand years they were in a war, and the Muslims have to abandon the narrative of supremacy. Right. So, what is your take on that? I don't know which Hinduism he's quoting. I've never heard this. I mean, I've read the Gita, I've read the Upanishads. I've never heard this that Hindus should be aggressive. Hinduism is all about observation, about self-observation, about understanding the self, about humility, about compassion. I have not read this. I don't know what he's talking about. Maybe he's not read these books. Maybe this is some other idea that he's picked up. But I have not read that, even Lord Ram felt compassion for Ravan. Even Lord Ram, when Ravan was dying, Lord Ram was gentle, was loving, was affectionate. So I don't know where this gentleman is getting these ideas. They're certainly not Hindu ideas. They are RSS ideas. They're not Hindu ideas. जी से अनमोल गुलाटी। थैंक यू जयराम जी। राहुल जी, पंजाब के अगर मुद्दों की बात की जाए तो पानी का मुद्दा पंजाब का ऐसा है जो काफ़ी लंबे समय से जिस पर सिर्फ सियासत हुई है। SYL के मुद्दे पे पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक सॉल्यूशन दिया था, YSL। तो क्या आपको लगता है YSL जो की है ये सही सॉल्यूशन है? एंड एक छोटा सा साथ में एक सप्लीमेंट्री नहीं होगा छोटा सा? These are extremely complicated matters that are not to be discussed lightly in a press conference like this. The aim of this press conference is Bharat Jodo Yatra, and these are attempts at distracting the narrative, and I'm not going to respond to it. सर, आपके दस्तार पे सोनी मिश्रा फ्रॉम द वीक, आपको जवाब मिल गया। सोनी मिश्रा फ्रॉम द वीक। Hi. The yatra is about to reach its culmination, so I wanted to ask you, changed you and your party? I don't know. The yatra is about to arrive at its culmination. At one level, yes, that it's going to arrive in Srinagar. But for me, the yatra is a way of thinking. It's a way of acting. So for me personally, it will carry on. For me, walking across this country has been an extremely humbling experience. It's one thing as a politician to go somewhere by car or take a flight, go somewhere and then meet people and listen to them, and you learn quite a lot like that. You can sit with a farmer and you can talk to him. It's a completely different thing when you're walking on the road, and particularly when you're walking on the road for 120 days in a row, where you're feeling a bit of pain, pressure, so that's been one very humbling thing. The second thing is, when you're walking, you see the difficulty that people in India face. Farmers face, unemployed youngsters face, laborers face, small and medium businesses face. And the thing that
has amazed me is the amount of resilience our country has. I just cannot even believe the amount of strength and resilience that our people have. The other day I made a statement that, I don't think the West can take on the Chinese. And I made that statement after seeing our country. The amount of pressure our people can take with a smile, no problem. It's completely mind-blowing, mind-boggling. And so for me, it's a tragedy that we are wasting this potential. It's a tragedy that, 1% of India owns 40% of the assets of this country. It's a tragedy, one, because it's unfair. But two, because you're stifling the growth of this country. I met so many small and medium business owners. And I ask them a question, always. I'm like, listen, tell me something. Do you think you can become a 1,000 crore business or a 2,000 crore business or a 10,000 crore business? All of them say, no, it's impossible. We can't do it. Why not? We don't have the connections to do it. We simply cannot enter the political space. Doors are closed for us. We can't do it. There's an acceptance. But you can't build India like that. You can't, 20 people are not going to be able to build India. You need 10,000, 20,000, 30,000 solid business people to build this country. So we are heading into an accident. It's pretty clear. We are heading into an accident on the employment front. We are heading into an accident with the Chinese. We are heading into an accident on multiple fronts. And that to me is visible when I'm walking.